नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं और लगभग हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो आज का चैप्टर है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। अभी तक आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो क्लासेस देखें। हमने उन क्लासेस के MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं। आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाके आप वो सभी क्लासेस देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और नोट्स आपको बना के चलने हैं भाई, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवाइज नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। तो नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। सामान्य मूल्य स्तर, जो जर्नल प्राइस वैल्यू होती है उसमें निरंतर वृद्धि, मीन्स वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो वो क्या है, एक इन्फ्लेशन का कार्य है, इन्फ्लेशन का काम है, इन्फ्लेशन की परिभाषा है। मुद्रा की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति मीन्स जो परचेजिंग पावर है मनी की, उसमें कमी होगी क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। यदि महंगाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोग कम खरीदेंगे। यदि महंगाई कम है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये पॉइंट सिंपल है, आप याद कर सकते हो। उसके बाद जो मूल्य प्राइस और जो मुद्रा मूल्य वैल्यू ऑफ मनी है, उसमें व्यात मीन्स इनवर्स रेसिप्रोकल काम होगा। इसका मतलब आपने सेकंड पॉइंट में ही समझ लिया है कि जो प्राइस बढ़ेंगे तो क्या है, पैसा कम खर्च करेंगे लोग। यदि प्राइस कम है तो पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे लोग। तो ये सिंपल बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड विद इन्फ्लेशंस, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इसमें बहुत धीरे से कार्य करेगी। तो उसके लिए क्या किया था, एक आंकड़ा हमने दिया था कि हम इस रेंज से इस रेंज तक के जो इन्फ्लेशन है वो रहनी चाहिए। यदि वो उस रेंज के अंदर रहेगी तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। तो वो कौन सी हम देख लेते हैं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, जो आदर्श मुद्रास्फीति दर है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 4% से 2% ज़्यादा या 2% कम, ये आपको याद रखनी है। आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है। इसका मतलब क्या है, जो रेंज है वो 2% से 6% के बीच में कैसी भी हो सकती है। 2% से कम है तब भी खतरा है, 6% से ज़्यादा है तब भी खतरा है। वो 2 और 6 के बीच में रहनी चाहिए। और एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो 2 और 6 के बीच की रेंज है, यदि वो कम ज़्यादा हो जाएगी तो RBI इसके ऊपर कंट्रोल बनाएगी, RBI इसको कंट्रोल करेगी। वो कैसे करेगी वो हम अगले स्टेप में समझेंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और गति के आधार पर है, ये स्पीड के आधार पर है। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, क्रीप, जो रेंग रेंग के चलेगा। रेंगती मुद्रास्फीति मीन्स बहुत धीमी दर से मूल्य वृद्धि, मीन्स बहुत स्लोली, मीन्स 0.some%। तो जो बहुत धीरे चलती है वो क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, रेंगती मुद्रास्फीति है। वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो चलती हुई, जो नॉर्मल होती है, सामान्य मध्यम दर से मूल्य वृद्धि, जर्नल या नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट। उसके बाद जो रनिंग इन्फ्लेशन है वो दौड़ती मुद्रास्फीति, मीन्स उच्च दर से मूल्य वृद्धि, जो हाई इन्फ्लेशन रेट है। उसके बाद गैलोपिंग इन्फ्लेशन मीन्स तेज, मतलब स्पीड पकड़ने वाली, बहुत तेजी दर से मूल्य वृद्धि, वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट। और हाइपर, हाइपर का मतलब नाम से पता चल रहा है अत्यधिक, मीन्स जिसका आंकड़ा अनुमान ही नहीं लगा सकते आप। अनियंत्रित मूल्य, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रेट। इसके अंदर क्या है, जो कंट्रोल के बाहर है, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो वो आती है हाइपर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं, क्रीपिंग, रेंगती हुई, वॉकिंग, चलती हुई, रनिंग, दौड़ती हुई, गैलोपिंग, तेज, हाइपर, अत्यधिक, अनकंट्रोल्ड। तो ये सभी इसकी गति के आधार पर हैं। उसके बाद जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है, इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, तो वो क्या है। सबसे पहले है उपभोक्ता, मीन्स जो भी कुछ सामान एक तरह से ये बोल सकते हो आपकी, जो कोई सामान खरीद रहा है या बेच रहा है, उसमें क्या होता है, जैसे किसी दुकानदार ने मार्केट कम, मतलब रेट कम था तो उस समय पर ज़्यादा सामान ले लिया, बाद में रेट बढ़ गया तो उसका वहाँ पर नुकसान है। लेकिन उल्टा उसने कम रेट पे खरीदा और ज़्यादा रेट पे बेच रहा है तो उस पर क्या, उसका फ़ायदा है। तो उसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला है उपभोक्ता, जो कस्टमर है वो क्या होता है, माइनस में, कम चलता है, हानिकारक होता है। जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, वो क्या है,
लाभार्थी गेनर्स है। ऋणदाता जो ऋण दे रहा है वो क्या है, हानिग्रस्त है। देनदार जो ऋण ले रहा है वो लाभार्थी है, प्रॉफिटेबल है। इन दोनों में अभी फर्क बताते हैं भाई ये कैसे है। यदि आपने 1000 रुपये दे दिया किसी को और वो 1 साल के बाद आपको 1500 रुपये दे रहा है, तो आपको तो लग रहा है कि वो 1000 के 1500 के 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन उस समय महंगाई भी तो बढ़ी है, तो हो सकता है उस 1000 का रेट 1300 रुपये है उस समय, तो आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 200 रुपये का हो रहा है, और वो बहुत कम है। तो ये डिफरेंस है इसमें। जमाकर्ता जो डिपॉजिटर है या निवेशक जो इन्वेस्टर है वो भी हमेशा हानिग्रस्त रहता है, क्योंकि आपने 10 लाख रुपये लगा दिया आज, 10 साल के बाद आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जो 10 साल की वैल्यू है, आज 10 लाख की वैल्यू, वो आज से 10 साल बाद ऑटोमेटिक 15-17 लाख रुपए होगी। तो आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट 10 साल में हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए ही हो रहा है। तो ये है। उसके बाद जो मुद्रास्फीति का मापन है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, वो कौन सी होती है? सबसे पहले है WPI, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक मूल्य सूचकांक है। जो थोक मूल्य मीन्स एक तरह से आप बोलते हो मार्केट में जैसे किसी ने होलसेल का काम कर दिया। वो होलसेल का काम क्या है? वो इकट्ठा माल खरीदेगा, इकट्ठा माल बेचेगा, तो वो एक सूचकांक इंडेक्स होता है। इसकी गणना कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो OEA है वो इसकी गणना करता है। वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आता है। इसका जो आधार वर्ष है, बेस ईयर, वो 2011 से 12 है। गणना कब कब होती है? ये गणना साप्ताहिक और मासिक, जो वीकली और मंथली होती है वो इसकी कैलकुलेटेड होती है। कुल कितनी वस्तुएं इसमें शामिल होती है? इसमें 697 होती हैं, जिसके अंदर सेवाएं, सर्विस शामिल नहीं है, ओनली गुड्स। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद सेकंड है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उसकी गणना कौन करता है? उसकी गणना NSO करता है। NSO क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या संगठन है। कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका मंत्रालय है। कौन से वर्ष में करी जाती है? बेस ईयर कौन सा माना जाता है? 2012। गणना होती है वो मासिक, मंथली होती है। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विस, जो सेवाएं और वस्तुएं दोनों सम्मिलित होती हैं। जो WPI है उसके अंदर केवल सेवाएं शामिल नहीं होती, गुड्स शामिल होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत गुड और सर्विस दोनों शामिल होते हैं। और जो सरकार है, गवर्नमेंट अपनी, RBI और मीडिया, ये तीनों CPI को अपना ऑफिशियल इन्फ्लेशन मानते हैं। यदि ये बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मीन्स जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन किस स्पीड से जा रही है, तो उसके बेस पर है। इसकी गणना भी NSO करता है। इसका जो बेस ईयर है वो भी 2011 से 2012 का है। इसकी गणना मंथली बेसिस पर होती है, लेकिन इसमें 8 कोर इंडस्ट्री आती हैं, क्योंकि जो मेन प्रोडक्शन है वो 8 कंट्रियों पे है, जिसके ऊपर अपनी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टील, इस्पात, सीमेंट, फर्टिलाइज़र जो उर्वरक वगैरह हम खेतों में यूज करते हैं, नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस हैं, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, कोयल कोयला। तो ये 8 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसने इस IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को घेर के रखा हुआ है। उसके बाद कुछ विशेष प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, वो कौन कौन सी होती है हम देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ का रेट बढ़ गया तो लोग क्या उसको खरीदना कम कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेट तो वही है लेकिन उसका जो क्वांटिटी है, जो उसकी मतलब कोई चीज़ 100 ग्राम की है वो 90 की कर दी, 80 ही कर दी, तो वो तो देखते क्या क्या है। सबसे पहले है श्रिंकफ्लेशन, संकोचन मुद्रास्फीति। नाम से ही पता चल रहा है संकोचन। इसका मतलब क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट चेंज बट क्वांटिटी डिक्रीज। मूल्य तो आपका समान रहेगा लेकिन मात्रा जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये ही चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी है वो कम होती चल रही है। पहले उसमें हो सकता 100 ग्राम आता था, फिर 90 किया, फिर 80 किया, फिर 70, फिर 50, अभी शायद 45 या 40 ग्राम है।
तो क्या है, रेट वही है लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम होती चल रही है, तो उसे बोलते हैं हम श्रिंकफ्लेशन, संकोचन मुद्रास्फीति। उसके बाद स्टैगफ्लेशन, मंदीस्फीति। मंदीस्फीति का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो लेकिन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो। मीन्स एक साथ उच्च मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हाई, उच्च बेरोजगारी, बेरोजगारी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, कम आर्थिक वृद्धि दर, ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम, तो वो आता है स्टैगफ्लेशन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें स्थायी महंगाई माप। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना खाद्य सामग्री है और जो अपना तेल है उसको छोड़कर बाकी सारे कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हेडलाइन बनती है, हमेशा नाम से ही पता चल रहा है आपको, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो सबसे ज़्यादा आती है खाद्य पर और तेल पर। उदाहरण के तौर पर ले सकते हो आप, जैसे तेल का रेट बढ़ गया तो न्यूज़ चैनल पे दिखाएंगे तेल का रेट बढ़ गया, खाने का रेट बढ़ गया। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए क्या है, डायरेक्ट हेडलाइन नहीं आएंगी, उसके लिए कुछ समय लगेगा, वो धीरे धीरे करके आता है। डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन है विघटन मुद्रास्फीति दर। डिसइन्फ्लेशन है विघटन, मीन्स मुद्रास्फीति दर में कमी। जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन्फ्लेशन में, उसमें सिर्फ डिक्रीज होगा लेकिन जीरो से कम नहीं रह सकता, वो पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। डिफ्लेशन अपस्फीति, नाम से ही पता चल रहा है अप, अपस्फीति मतलब नेगेटिव जा सकती है, अल्प भी कह सकते हो आप इसको, अप भी कह सकते हो। नकारात्मक मुद्रास्फीति, नेगेटिव, सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट, जो जीरो से भी कम चली जाए, वो डिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, जो पुनस्फीति, पुनस्फीति मतलब डिफ्लेशन को उल्टा बढ़ाएगी, डिफ्लेशन को समाप्त करने की प्रक्रिया, टू रिवर्स डिफ्लेशन। ये आप इंडेक्स बना रखे हमने कि आप ये इंडेक्स देखो। सबसे पहले है ये हमारी नॉर्मल रेंज है, इसमें इन्फ्लेशन ये आ गया। इन्फ्लेशन क्या है, सबसे पहले बढ़ा, फिर बढ़ने से कमी हुई तो वो डिसइन्फ्लेशन, नॉर्मल रेंज आ गई, जीरो से कम नहीं जाएगी। लेकिन नेगेटिव चलेगी तो डिफ्लेशन, मीन्स नेगेटिव में चलेगी, जीरो से कम चलेगी। रिफ्लेशन मतलब वापस ऊपर जाएगी, ये थोड़ा गलत दे रखा है भाई इसने, जो ये वाला स्टेप है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना। ये वाला जो स्टेप है ये स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये है रिफ्लेशन, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ से हमने रिवीजन बॉक्स हम आपको हर बारी देते हो, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले इन्फ्लेशन, यदि महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई के अंदर क्या होगा, प्राइजेज है किसी भी चीज़ के बढ़ेंगे। डिसइन्फ्लेशन होगी मतलब प्राइजेज बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। डिफ्लेशन का मतलब क्या, प्राइजेज घटेंगे क्योंकि वो नेगेटिव में जा रही है। रिफ्लेशन का मतलब है प्राइजेज रिव्यू, मीन्स नीचे से दोबारा ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो ये चार कैटेगरी आपको चारों याद रखनी है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले उत्पादों की अधिक मांग, इसके ऊपर पूरा खेल चलता है मार्केट में, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हम आगे पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा चैप्टर। उत्पादकों की अधिक मांग, हाई डिमांड ऑन प्रोडक्ट। आपूर्ति में कमी, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, अधिक मुद्रा आपूर्ति, पैसा ज़्यादा लगेगा। अधिक जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या उसको लेने की कोशिश करेगी। अधिक सरकारी व्यय, गवर्नमेंट को उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा कि जो लोग हैं यदि उसकी सप्लाई कम है तो रेट इसलिए बढ़ाते हैं कि लोग कम खरीदें, जो उनकी इच्छाएं हैं वो उस समय कुछ सीमित हो जाएं, तो उसके ऊपर क्या, जो सरकारी व्यय है वो खर्च बढ़ जाता है। यदि पीछे से यदि मार्केट में पैसा ही कम आ रहा है क्योंकि महंगाई की वजह से लोग खरीद नहीं रहे, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलेगा, जो ब्याज है वो भी कम मिलेगा, जो उत्पादन है वो भी कम हो रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा लेकिन सप्लाई नहीं है। उच्च वेतन एवं मजदूरी, मीन्स यदि काम ज़्यादा है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, अब जो लेबर है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा और ज़्यादा चार्ज मांगेगी, या जो सैलरी है उसमें हाइक देंगे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, तो उच्च वेतन होगा और मजदूरी भी ज़्यादा लगेगी। कच्चे माल की अधिक लागत, जो कच्चा माल है वो ज़्यादा मात्रा में होगा,
क्योंकि कच्चे माल से जब हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें समय लगता है। तो कच्चा माल तो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन लेबर ज़्यादा पैसे मांग रही है, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो रही है, क्योंकि हम पूरा रेट दे नहीं पा रहे। ब्याज दर वो भी कम है, टैक्स भी लो लग रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा खरीद रही है, जो मनी सप्लाई वो भी उस टाइम पे ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट की सप्लाई हो वो कम है और डिमांड क्या हाई है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी बनी थी जिसका काम था जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उसका नियंत्रण करना, उसको बताना कि क्या रेट लगेगा। ये कमेटी होती है, इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है और बाकी सारे मेंबर भी इसी के साथ सम्मिलित होते हैं। ये 2016 में शुरू हुई थी, जिस समय पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। ये हर 2 महीने में होती है और ये हर 2 महीने में रेट फिक्स करती है कि जो रेट चलेगा, इंटरेस्ट रेट, वो क्या होगा, कितने % होगा। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, मनी सप्लाई को नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको नियंत्रित करना, प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, प्राइस को स्थिर रखने का काम भी इसका है। जो फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी है, मीन्स जो विदेशी करेंसी हमारे पास है उसका भी एक्सचेंज को एक स्थिरता बनाए रखना। तो ये सारे काम इसके हैं। तो हम पढ़ेंगे अब क्या क्या, जैसे आप बैंकों में जाते हो तो आपको रेट पता चलता है, तो वह कैसे क्या होता है अभी हम पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहला CRR, जो कैश रिजर्व रेशियो है, मीन्स बैंक को अपनी जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है और वो प्रेजेंट में जो हाल में वर्तमान में चल रहा है वो 4% है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर आरबीआई आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, ना इसकी कोई मिनिमम लिमिट है ना इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है, कुछ भी नहीं है, ना इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। प्रेजेंट में 4% चल रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यदि CRR बढ़ेगा, CRR बढ़ेगा मतलब जो बैंकों के पास पैसा, यदि वो आरबीआई में ज़्यादा जमा करेंगे तो क्या होगा, वो लोन कम दे पाएंगे। लोन कम देंगे तो क्या होगा, मनी की सप्लाई कम होगी। मनी की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अपोजिट हो जाए, जो CRR है वो घट जाए, ये 4% की जगह 2% हो जाए तो क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेगी, ज़्यादा लोन देगी। ज़्यादा लोन देगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, मनी मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो CRR में ये सभी पॉइंट्स हैं। उसके बाद है SLR। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मीन्स बैंक को अपनी जमा का कुछ प्रतिशत लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। मीन्स लिक्विड फॉर्म में जैसे आपको पता है कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, बॉन्ड हो गए, या आप बोलते हो प्रॉपर्टीज हो गई, वो सारी चीज़। प्रेजेंट में जो SLR है वो 18% चला हुआ है, ये आपको याद रखना है। जो CRR है वो 4% है, SLR है जो 18% है। इसकी मैक्सिमम लिमिट फिक्स 40%, लेकिन मिनिमम लिमिट नहीं है। अब यदि SLR बढ़ेगा, SLR बढ़ेगा मतलब गवर्नमेंट जो बैंक है अपना पैसा गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में या उसमें रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, लोन कम देंगे। दोबारा सेम सिचुएशन, लोन कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन उल्टा हो गया, SLR यदि घट गया तो लोन बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये है। उसके बाद आता है BR। BR का मतलब क्या होता है, बैंक रेट। जो आप ये बैंक में पैसा डालते हो तो वो बैंक रेट है, जिसे आप FD के तौर पर कह सकते हो। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। मीन्स जो RBI है वो बैंक को प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म लोन विदाउट कोलेटरल, बिना गारंटी के। जो वर्तमान में रेट चल रहा है वो 6.5% है, ये आपको याद रखना है। और रेपो रेट उल्टा है, आरबीआई देगी शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को, लेकिन इसमें गारंटी लेगी, कोलेटरल लेगी, और ये होगा 6.25%, 6.25%। ये आपको दोनों याद रखने हैं। BR 6.5% बिना गारंटी के लॉन्ग टर्म, RR रेपो रेट 6.25% गारंटी के साथ शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अंदर क्या है,
जो आरबीआई प्रोवाइड करती है रात के लिए, एक दिन के लिए या एक रात के लिए लोन देती है बैंक को, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, 6.5% होता है। वो इसको एक और नाम देते हैं भाई, इसका नाम आपको याद रखना, इमरजेंसी फंड के तौर पर इसको यूज किया जाता है, इमरजेंसी फैसिलिटी। उसके बाद है एसडीएफ, स्टैंडर्ड या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, बैंक लोन देता है आरबीआई को विदाउट कोलेटरल, बिना गारंटी के, और इसका प्रेजेंट रेट है जो 6% है, जो 2022 से शुरू हुआ था। उसके बाद है आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। इसके अंदर क्या होता है, जो बैंक प्रोवाइड करता है लोन आरबीआई को गारंटी के अगेंस्ट, इसका फिक्स रेट है 3.35%, और ये बहुत कम यूज होता है, इसलिए इसका एक फिक्स रेट दे दिया है। उसके बाद LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये 1998 में शुरू हुई थी। इसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों साथ में काम करती है, और इसके अंदर 1% होता है 100 बेसिस पॉइंट, ये आपको याद रखना है। SDF रेट होता है वो रेपो रेट से कम होता है 0.25%, और जो MSF रेट होता है वो ज़्यादा होता है 0.25%। OMO, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, आरबीआई सेल या परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यदि आरबीआई बेचेगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी, महंगाई कम होगी, और यदि खरीदेगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी या इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है। बैंक रेट, रेपो रेट और MSF बढ़ेगा तो लोन घटेगा, घटेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कमी होगी, और यदि ये घटेगा तो लोन बढ़ेगा, मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी और इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। तो ये प्रॉपर क्लास आपने देखनी है, नोट्स बनाने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में MCQ प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।